गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास में अध्याय 9 गुप्त काल इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। गुप्त काल का काल जो था वह 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा है। जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़े थे मौर्य वंश में, वैसे ही इस पाठ में हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ यहाँ पर से शुरू करते हैं। इस पाठ में हम आज से लगभग 1700 साल पहले की बात को पढ़ेंगे। उस समय तक आते आते भारत के हर क्षेत्र में लोग खेती करने लगे थे। गांव सघन होने लगे थे और उनके बीच कई छोटे बड़े शहर बस गए थे। इसके साथ इस समय पूरे भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य भी बन गए थे। इन राज्यों का अपना राजवंश और राजा होने लगा था। इस काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर श्रीपुर यानी कि सिरपुर जैसे प्रमुख वैभवशाली नगर का उदय हो चुका था। दक्षिण कौशल के अंतर्गत वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले आते थे। इस समय इस इलाके का राजा महेंद्र भी समुद्रगुप्त से पराजित हुआ। समुद्रगुप्त ने महेंद्र से वार्षिक कर लेकर उसका राज्य वापस कर दिया, उसे स्वतंत्र रूप से राज्य करने दिया। पहले के समय में राजा लोग क्या करते थे? अपना साम्राज्य विस्तार करते थे। किसी भी राज्य पर आक्रमण करते थे, उस पर जीत हासिल कर लेते थे और उसे अपने राज्य में मिला लेते थे। लेकिन गुप्त काल में क्या हो रहा था? राजा जो है राज्य पर आक्रमण करता था, उसमें जीत हासिल करता था और जीतने के बाद में उस राज्य को उस हारे हुए राजा को वापस कर देता था, ताकि जो हारा हुआ राजा है वह अपने राज्य में स्वतंत्र रूप से राज्य कर सके। ऐसा क्यों करता था? पाठ हम आगे पढ़ते जाएंगे तो हमको समझ आते जाएगा। उसके बाद देखिए आगे समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो पहले समुद्रगुप्त के बारे में देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। इस समय मगध वर्तमान बिहार राज्य, मगध जो पुराने समय में जिसे मगध कहा जाता था, अभी वर्तमान में वह बिहार का राज्य है। इसमें गुप्त वंश के राजाओं का शासन था। वर्तमान जो बिहार है वहाँ पर गुप्त वंश के राजाओं का शासन था। समुद्रगुप्त इसी राजवंश का एक महत्वपूर्ण राजा था। उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसको याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त जो था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज हम पटना कहते हैं। बिहार की राजधानी पटना है, तो पुराने समय में बिहार को मगध कहा जाता था और मगध की राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्र थी। वर्तमान में हम उसे पटना के नाम से जानते हैं। उन दिनों शक्तिशाली राजा दूसरे राजाओं पर हमला करते थे। वे दूसरे राजाओं को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे ताकि उनका राज्य बड़ा हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। समुद्रगुप्त भी यही चाहता था। समुद्रगुप्त की प्रशंसा इलाहाबाद के एक स्तंभ मतलब खंबे पर लिखे शिलालेख के रूप में खुदी हुई है। उस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत, आठवीं राज्य वनांचल तथा दक्षिण पथ यानी दक्षिण भारत के कई राज्यों को हराया। दक्षिण पथ में जिन राजाओं को उसने हराया उसमें से 2 राज्य वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य में थे। दक्षिण कौशल जिसकी राजधानी सिरपुर थी और महाकांतर जो वर्तमान बस्तर और उड़ीसा क्षेत्र में था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। इस तरह उसका राज्य बहुत बड़ा हो गया और वह उत्तर भारत का सबसे बड़ा राजा बन गया। लेकिन उसने दक्षिणापथ के राजाओं को हराने के बाद भी उनके राज्य उन्हें
लौटा दिया। ठीक है, दक्षिण पथ के जो भी राज्य थे उसको, दक्षिण पथ के राजाओं यानी दक्षिण भारत के जो भी राज्य थे जिस पर उसने जीत हासिल की थी, उसे वह उन्हीं राजाओं को लौटा दिया। ठीक है, यहाँ पर आप भारत का नक्शा देख रहे हो। भारत के नक्शे में आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है गुप्तकालीन भारत 300 ईस्वी से 500 ईस्वी। 300 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो पीले रंग का पूरा दिखाई दे रहा है उत्तर का क्षेत्र, यहाँ पर गुप्त वंश का राज्य था। ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर गुप्त वंश का राज्य था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब समुद्रगुप्त जो था वो आर्यावर्त के राजाओं को अपने राज्य में क्यों मिला लिया, किंतु उसने दक्षिण के राज्यों को क्यों नहीं मिला? इसका कारण क्या था? समुद्रगुप्त न केवल योद्धा था बल्कि कला प्रेमी भी था। उसके समय में ढाले गए सोने के कुछ सिक्कों में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के बाद उसका बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य राजा बना। उसने भी उत्तर भारत में अपने राज्य का विस्तार किया। उसने दक्षिण के कुछ महत्वपूर्ण राजाओं से दोस्ती की। उसका राज्य बंगाल से गुजरात तक फैला हुआ था। कई राज्य कई प्रांत या भुक्ति में बटा था। कई राज्य कई प्रांत, जैसे अभी के समय में हमारा जो राज्य है ना, हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है कई जिलों में बटा हुआ है। जिला जो है अलग अलग गांव में है ना, अलग अलग शहरों में बटा हुआ है। वैसे ही उस समय गुप्त वंश का जो गुप्त राज्य था वो कई प्रांत या भुक्ति में बटा था। हर एक प्रांत कई जिलों या विषयों में बटा था। इनका प्रशासन वहीं के स्थानीय लोग करते थे और केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों पर उन्हें आज्ञा देता था। राजा जो है केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों पर वह आज्ञा देता था, बाकी जो भी प्रशासन का कार्य था वे लोग ही करते थे। गांव का प्रशासन गांव के महत्वपूर्ण लोगों की सभा करती थी। इस प्रकार गुप्त साम्राज्य के प्रशासन में स्थानीय लोगों की अधिक भूमिका थी। अब देखिए यहाँ पर जो प्रश्न उठ रहा था कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं को अपने राज्य में क्यों मिला लिया, किंतु उसने दक्षिण के राज्यों को क्यों नहीं मिलाया। आप लोग यहाँ पर नक्शे में देखे ही थे, मैं आपको फिर से एक बार नक्शा दिखा रही हूँ। इस नक्शे में आप लोग को मैं बताई थी, जो पीले रंग का दिखाई दे रहा है वो पूरा गुप्त वंश का राज्य है। आर्यावर्त के जो मतलब आर्यावर्त के राजाओं को उसने अपने राज्य में मिलाया था, उन्हें हरा दिया था और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था और मिलाने के बाद क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो आपको रंग से पीले रंग से दिखाई दे रहा है कि उसका साम्राज्य कितना फैला हुआ था। अब यहाँ पर उसको पूरा साम्राज्य जो है एक साथ मिला हुआ है, तो उसे अपने साम्राज्य को संभालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो आसानी से संभाल सकता है। लेकिन वहीं पर अगर दक्षिण के क्षेत्र को देखें तो उससे अलग अलग क्षेत्र है, तो इतनी दूर उसे संभालने में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए उसने क्या किया कि अपने राज्य को अपने जिन जिन क्षेत्रों में का अपने राज्य से मिला हुआ था उसको अपने राज्य में मिला लिया, और दक्षिण जो कि उसके राज्य से मिला हुआ, उसकी सीमा से मिला हुआ नहीं था, तो उसने क्या किया, उस राज्य को उस राजा को ही वापस कर दिया और उनसे मित्रतापूर्ण संबंध रखे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन राजाओं के अतिरिक्त गुप्त वंश के कई महत्वपूर्ण राजा हुए, जिनमें कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त प्रसिद्ध हैं। इस वंश का शासन लगभग 500 ईस्वी तक चलता रहा। भारतीय विज्ञान, कला, धर्म की प्रगति के लिए यह काल बहुत महत्वपूर्ण है। इस काल में लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया। अब गुप्त काल में लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आया इसे देखते हैं। गुप्त काल में लोगों का जीवन, उन दिनों लोगों का जीवन कैसा था, यह हमें कैसे पता चल सकता है। उन दिनों बहुत सी पुस्तकें लिखी गई जो धर्म, कहानी,
नाटक और विज्ञान से संबंधित थे। उनको पढ़कर हम उन लोगों के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। इसके अलावा उस समय कई शिलालेख खुदवाए गए थे, उनमें भी हमें कई जानकारियाँ मिलती हैं। उन दिनों चीन से कई यात्री भारत आए थे। वे लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए बौद्ध पुस्तकों को पढ़ने और बुद्ध से संबंधित स्थानों को देखने के लिए वे भारत आते थे। उनमें से एक थे फाहियान, जिन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों का विवरण अपनी पुस्तक में लिखा है। उससे भी हमें भारत के बारे में कई बातों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो भारत में आए जो भी यात्री थे, उन्होंने भारत के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या लिखा है, उसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे।